प्रोग्राम में जिक्र जुडिशल कमीशन की जानिब से पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान के नामों की मंजूरी का और इस तनाजुर में होने वाली अहम तरीन तैनाती पर उठने वाले सवालात का। जुडिशल कमीशन ने दीगर हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती करने के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये वही जस्टिस सरफराज डोगर हैं कि जिनको 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सीनियरिटी में 15वें नंबर पर होने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था और उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से ऊपर सीनियर तरीन जज का दर्जा दिया गया था। ये वही जस्टिस डोगर हैं कि जिनकी अदालत के बाहर पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मुअत्तल करने की अपील की समाअत करने के लिए 2 से ज़ायद बार एहतजाज कर चुकी है। ये वही जस्टिस सरफराज डोगर हैं कि जिनकी ट्रांसफ़र होने वाले दीगर 2 जजेस के साथ सीनियरिटी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया था। मीडिया ज़राए के मुताबिक आज जुडिशल कमीशन में जस्टिस डोगर की तैनाती सिर्फ एक वोट के मार्जिन से हुई है और ये फैसला कुन वोट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली इस तैनाती का के क्या असरात मुरतब होंगे का मंजरनामा अब अदालती महाज पर या अदालती सतह पर क्या बनता नजर आ रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं, हसनात मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनात। बहुत शुक्रिया हसनात साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ट्वीट भी किया इस सारे मामले के ऊपर और बड़ा वो अच्छा लिखा हुआ और उससे काफ़ी क्लैरिटी आई लोगों को कि क्या है, लेकिन क्या वाकई जस्टिस डोगर जो हैं उनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ही रेस्क्यू किया है, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो दोनों मुल्तान से हैं माशाल्लाह। अच्छा, बैकग्राउंड एक ही है, डाकखाने मिले हुए हैं। जी जी। और दूसरा ये है कि जो बहुत बड़ा ये मामला था डोगर साहब का, इस आज की अंदरूनी कहानी ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने बड़े इमोशनली सबको कहा कि जो मियाँ गुल हसन है वो बड़े सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं, खुदारा उनको चीफ जस्टिस के लिए आप लोग करें इस्लामाबाद में, हाई कोर्ट में, ठीक है। लेकिन उन्होंने बड़ी बातें की, लेकिन उनकी इस बात को अमीनुद्दीन साहब ने ही रद्द कर दिया और उन्होंने जो वो डोगर साहब को तैनात के लिए उन्होंने मंजूरी दे, यानी वोट दे दिया अपना। उनका वोट और शौकत सिद्दीकी साहब का वोट अहम था। अब याहिया अफरीदी साहब की ख्वाहिश थी, कुछ और जजेस की भी, कि मियाँ गुल हसन एक्सेप्टेबल हैं सबके लिए, ठीक है, और वो लेकिन मेरा ख्याल है कि क्या हुकूमत के लिए भी वो इतने एक्सेप्टेबल हैं? नहीं, देखें, हुकूमत के लिए अभी हुकूमत को 2 मकासद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक मकसद ये है कि पीटीआई के जो केसेस हैं उनमें जो रिजल्ट पीटीआई चाहती है वो ना हो, ठीक है। और माजी में ये होता रहा कि जब आमिर फारूक साहब थे तो वो जजेस कहीं ना कहीं को रिलीफ दे देते थे पीटीआई को। अब डोगर साहब जब से आए हैं पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला। तो मियाँ गुल हसन साहब का भी यही मामला था कि वो मेरिट पे अगर फैसला करते हैं जी जी तो वो मेरिट रिलीफ मिल जाता है। तो ये है कि एक तो पीटीआई को रिलीफ ना मिले इन मौजूदा हालात में जब तक कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। दूसरा, जो 5-6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था उनमें से अब 5 रह गए, उनको टाइट किया जाए। वो मियाँ गुल हसन साहब, हुकूमती लोगों का ये भी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उन जजेस, और डोगर साहब ज़रा सही यानी दबंग से हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। ऑलरेडी उन्होंने डिवीज़न बेंच ही जो वो उनसे ले लिया है मोहसिन अख्तर कियानी साहब से, और जो नए केसेस आते हैं वही उनके पास नहीं लगते, जैसे बाबर सत्तार के पास सारे केसेस इस वक्त जो जज ट्रांसफ़र होके आए या नए तकर्री हुई है उनके पास लग रहे हैं। तो हुकूमत के लिए सरफराज डोगर साहब से बेस्ट इस वक्त कोई नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने याहिया अफरीदी साहब की भी बात नहीं मानी, और डोगर साहब टाइम बीइंग जो है वो ही रहेंगे। उनकी एक मामला है इंटर कोर्ट अपील पेंडिंग है। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि अगर इंटर कोर्ट अपील का फैसला अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं हुआ और इसी वजह से जस्टिस जमाल मुदखिल साहब ने इस वोटिंग से एब्सटेन भी किया है, तो इस पे तनाज़ा खड़ा नहीं हो जाएगा? देखिए, अब हैरानगी की बात है कि आईनी बेंच की कमेटी के अगर जमाल मुदखिल साहब हैं, आईनी बेंच के मेंबर वो हैं, तो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो भी एब्सटेन करना चाहिए था। लेकिन अगर वो एब्सटेन करते तो फिर फैसला ना हो पाता, डोगर साहब जो है वो चीफ जस्टिस ना बन पाते। वो ऑलरेडी में भी 4 महीने से एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि मुझे कब तक एक्टिंग बनाया होगा। तो इसी वजह से अब जो है वो आईनी बेंच की कमेटी ने इंटर कोर्ट अपील के लिए बेंच बनाना है। मेरा ख्याल है कि जमाल मुदखिल साहब को मे भी फिर भी ना बेंच में डाला जाए, क्योंकि मोहम्मद अली मजहर ऑलरेडी वो फैसला कर चुके हैं कि ये मामला सदर को भेज दिया। सदर ने उनको कन्फर्म कहा कि ये डोगर साहब भी सीनियर हैं और ये इनकी परमानेंट है सीनियरिटी। अब मजहर साहब और अमीनुद्दीन खान साहब मेजॉरिटी में कमेटी में, जमाल मुदखिल साहब को वो वीटो भी कर सकते हैं, उनके यानी उनको उनकी रिजेक्ट कर सकते हैं ओपिनियन, अपनी मर्जी का बेंच मान सकते हैं। और दूसरा, गर्मियों की छुट्टियां हैं, इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरा नहीं ख्याल कि जजेस अवेलेबल हों और वो इंटर कोर्ट अपील टेकअप मे भी याहिया अफरीदी साहब ट्राई करें
याहिया अफरीदी साहब के लिए ये है कि भाई इस वक्त एक्सेप्टेबल है मियां गुल हसन, तो क्यों जो है वो ठीक है। सरफराज डोगर साहब। और फिर याहिया अफरीदी साहब का ये व्यू भी है कि अगर एक जज ट्रांसफ़र हो गया है उसकी सीनियरिटी बॉटम लाइन पे उनको होना चाहिए, उनको दूसरे जजेस का हक नहीं मारना चाहिए। ये उनका व्यू बड़ा कंसिस्टेंट है। लेकिन क्या वजह है कि उनका फेलो जज अमीनुद्दीन खान किसी मामले में भी उनको सपोर्ट नहीं करता। अगर वो कहते हैं कि जी सारे जज आईनी बेंच कैसा हूँ, अमीनुद्दीन खान साहब फिर भी गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर वो डोगर साहब के मामले में भी वो साथ हैं। इवन जो वो सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का 8वें नंबर का जज जो पीपल्स पार्टी चाहती थी कि आईनी बेंच का सरबराह बनाया, उस पर भी अमीनुद्दीन खान साहब ने हुकूमत का साथ दिया। तो ये अच्छा ठीक है, तो फिर हसनात साहब क्या इसी वजह से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनकी इस कंटेंशन को नज़रअंदाज किया गया है कि उन्होंने भी आज एक अहम नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम ही का मामला जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो केस टेकअप नहीं हो रहा, जो दरखास्त उसके खिलाफ दायर की हुई है, तो यानी कि पहले उस पर फैसला होना चाहिए था, फिर 26वीं आईनी तरमीम से लिंक्ड जितने बाकी मामलात हैं फिर उसकी तरफ जाया जाता। तो फिर क्या यही वजह है कि उनके इस सारे सिचुएशन को, इस सारी चीज़ को नज़रअंदाज किया गया? देखिए उनकी ये बात, इस आर्गूमेंट में एक वजन तो है कि भाई ये आईनी बेंच यानी कि जो जब ये बुनियाद निज़ाम है, चैलेंज हुई है जी इस वक्त। बिल्कुल, क्योंकि एक है कि जी 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी इफेक्ट हुई है। अगर आइन की तरमीम जो है वो अदलिया की आज़ादी को सलब करती है तो आइन की तरमीम भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है अदलिया। ये एक जो जुरिस्प्रूडेंस से वाल हुई। लेकिन क्या वजह है कि 26वीं तरमीम को 7 महीने हो गए हैं, जो जज बेनिफिशरी हैं वो केस ही नहीं फिक्स करते। एक दफ़ा फिक्स हुआ वो भी मजबूरन, फिर उसके बाद केस ही नहीं लगा। अब ये जज आईनी बेंच की तख्लीक ही अंडर क्वेश्चन है कि क्या आप आईनी बेंच बन भी सकता है। जुडिशल कमीशन में हुकूमत की मेजॉरिटी है, क्या ये जुडिशल कमीशन है ठीक नहीं। इन सब चीज़ों का देखने के लिए 26वीं तरमीम को एग्जामिन करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन केस ही नहीं फिक्स होता। अब गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई हैं, ऑलरेडी इस निज़ाम के तहत 50 के करीब जज तकर्रर हो चुके हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी नून लीग जिनको चाह रही थी उनकी तकर्री हो चुकी। तो मेरा ख्याल है कि वजन तो है 26वीं तरमीम, लेकिन नहीं लग रहा, अब बाजार ये लग रहा है कि 27वीं तरमीम का वेट किया जा रहा है और मे भी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रहे ना रहे। आईनी अदालत की बात हो रही है कि कल भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि जी आईनी अदालत ज़रूरत है। तो आईनी अदालत जब बन जाएगी तो फिर क्या, मेरा ख्याल है कि फिर तो 27वीं तरमीम फिर आईनी अदालत देखेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की रिटायरमेंट भी होनी है। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि एज बढ़ा दी जाए, जिसकी खबरें चल रही हैं कि 65 से 68 कर दी जाए। हाँ, एज बढ़ा दी जाए। जी, जी। अच्छा, फाइनली ये बताइए कि अब जो मंजरनामा बनता नजर आ रहा है वो आपको क्या बता रहा है? जाहिर है आप उन्हीं लोगों में होते हैं, सुबह शाम रिपोर्टिंग वहीं से कर रहे होते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का जो सजा सस्पेंशन का जो एक फैसला होना बाकी है, क्या उसमें अब उसी किस्म के फैसले आएंगे जो कि बाकी हमने केसेस में देखे, जिस तरह मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला देखा, और वही एक्सपेक्ट करें जो कि एक फ़िज़ा बनी हुई है पीटीआई के खिलाफ? देखिए, एक तो बात यह है कि इमरान खान या बुशरा बीवी की जो रिहाई है वो अदालतों से नहीं होनी, वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी तो तभी होनी। 190 मिलियन पाउंड का जो जहाँ तक मामला है वो उसमें एक है कि बुशरा बीबी की रिहाई है उसमें, क्योंकि उस केस में ही वो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो केस जो है वो अभी चलाया जाएगा, थोड़ा लंबा किया जाएगा। एक एडवांटेज पीटीआई को हुआ है क्योंकि पहले वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे सरफराज डोगर साहब, और उनको हुकूमत के वोट चाहिए थे जुडिशल कमीशन में अगर परमानेंट। अब वो परमानेंट हो गए, उनको हुकूमत की ज़रूरत वैसे नहीं है। ये अलग बात है कि हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया, पीटीआई ने नहीं किया, ये आगे वो क्या करते हैं। लेकिन पहले जो ज़रूरत थी ना कि जी मुझे चीफ जस्टिस एक्ट परमानेंट बनना है तो हुकूमत के 7 वोट हैं, 9 मुझे चाहिए तो 7 तब मिलेंगे जब हुकूमत अगर नाराज़ होगी तो मुझे वोट। अब वो मामला नहीं, अब वो परमानेंट हो गए। अब मे भी ये हो सकता है कि अब वो परमानेंट चीफ जस्टिस हैं तो फिर मे भी जल्दी फैसला कर दें। बिल्कुल तो सही है। देखते हैं क्या होता है।